बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि ये जो तीन इक्वेशंस दी गई हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। और किस मेथड से करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। पहले जो इससे पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्रैमर का जो मेथड था उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो उसके अंदर भी वो तीन इक्वेशंस दी होती थी, लेकिन जो अब हमने आज ये जो मेथड समझना है उसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसके अंदर ना ये शुरू वाले स्टेप सेम है। मसलन ये जो इक्वेशंस हमारे पास दी होती हैं, इन इक्वेशंस को देखकर बनानी होती है। यानी कि इन इक्वेशंस को ना देखकर हम बनाते हैं, ये वाले मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये जिस टाइम मैट्रिक्स बन जाता है, मसलन इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इधर लिखते हैं 3 2 1, 2 1 3 1 2 4। ये जो इस जगह पर लिखे हुए हैं ना, इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 है। तो इसी तरह ये जेड के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इधर 1 है। तो इसी तरह इस जगह पर ये 7 लिखा हुआ है, या इस जगह पर 1 होगा क्योंकि इधर ये 1 है और इस क्वेश्चन को इन्होंने 1 से सॉल्व किया। तो इस जगह पर ना ये कोई गलती लग रही है। तो या तो ये 7 होगा या ये 1 होगा, तो ये बुक से ना देखना पड़ेगा। तो इन्होंने ये क्वेश्चन आगे सारा 1 के लिहाज से सॉल्व किया, तो इसका मतलब इस जगह पर कुछ नहीं होगा और फिर इस जगह पर 1 हम लिखेंगे, फिर इससे ना सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल इसको मैं 1 से सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास ना इस तरह करके ये एक मैट्रिक्स वाली ना फॉर्म बन जाती है। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम नाम दे देते हैं जी, ये ए के इक्वल है। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम नाम दे देते हैं ये एक्स के इक्वल है। और ये जो लास्ट के ऊपर मैट्रिक्स गिवन है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हमने ना बी का नाम दे देना है। तो इस तरह ए एक्स और बी की वैल्यू हमने लिख ली। अब हम ये कहेंगे कि ये ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये पहला ए था, ये एक्स था, फिर इक्वल और बी। ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी। अब इन्वर्जन मेथड में हम ये करते हैं, ये जो ए है इसने दूसरी तरफ आकर ए इनवर्स हो जाना है। मसलन ये यूं लिखा होता है ए एक्स इक्वल टू बी। अब दोनों साइड पर ना हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं ए इनवर्स से, यानी कि दोनों के स्टार्ट में ना हमने ए इनवर्स लिख लेना होता है। मसलन इस जगह पर हम ए इनवर्स लिख लेते हैं और इसके शुरू में भी क्या लिख लेते हैं? ए इनवर्स। उसके बाद फिर ये जो चीज लिखी हुई है ए एक्स और इक्वल और बी, तो ए और ए इनवर्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि आई हो जाता है। आई जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो एक्स ही रहता है। तो एक्स बराबर आ जाता है ए इनवर्स बी के। तो ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये लिखते हैं फिर ये लिख लेते हैं। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ए इनवर्स हमने निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने का तरीका ना हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में ना सीखा था कि ए इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है, या पीछे किसी एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ए मॉड निकालना पड़ता है। अगर हम ए का मॉड लें, ये हमारे पास कह लें 9 एलिमेंट्स हैं, फिर इसका उसी तरह पहली रो पहला कॉलम छोड़ देते हैं और ये वाला नंबर ले लेते हैं, फिर इन चार नंबर्स को इस जगह पर लिखते हैं। ये आपने चीजें पहले सीखी हुई हैं। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाता है जी? -22 आ गया। अब ये ना जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसने सॉल्व हो जाना है। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए के अंदर हम क्या करते थे? आपको याद होगा कि इस जगह पर यूं लिखा होता था A11, A12 और A13। फिर इस जगह पर लिखा होता था A21, A22 और A23। फिर इस जगह पर लिखा होता था A31, A32 और फिर लिखा होता था A33। और इस जगह पर ना ऊपर टी लिखा होता था, इसका ट्रांसपोज लेना। तो ये जो रो होती थी ना, इसका हम क्या बना देते थे? कॉलम बना देते थे। तो ये हमने ना इसी तरह 3 रोज हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 3 कॉलम बना दिए। ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ए एडजॉइंट जो है ना इस चीज के इक्वल है। तो अब इसे हम ना सॉल्व करते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये बीच में जो नंबर लिखे हुए हैं A11, तो इनको को फैक्टर वाले मेथड से हम ना सॉल्व करते हैं। मसलन ये A11 है, A11 को किस तरह हम लिखते थे? -1 की पावर आई, यानी कि आई प्लस जे करके इसको लिखा जाता था ना। मसलन इस जगह पर अगर A11 लिखा हुआ है तो इसको हम यूं लिखते हैं -1
और ये जो दोनों नंबर होते हैं ना, इनको ऐड करके लिख देते हैं। अगर इधर 11 है तो यहाँ 1+1 लिखते थे। फिर हम क्या करते थे, ये और ये जगह छोड़ देते थे। तो ये इस जगह पर जो हमारे पास नंबर बचते थे ना, उनको हम लिखते थे। तो इस जगह पर ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पर ना 1324 लिखा हुआ है। तो इस जगह पर ये देखिए 1324। तो ये इस तरीके से ना, ये हम इनके को फैक्टर निकालने का तरीका हमने पहले सीखा हुआ है, उसके मुताबिक इसको करते हैं। इसी तरह ये क्या, A12 भी इसी तरह निकलेगा, A13 भी इसी तरह निकलेगा। मसलन मैं अब आपको ना A22 निकाल के दिखाता हूँ। ये जो लिखा है ना A22, तो ये वाली जगह और ये जगह आपने छोड़ देनी है, ये वाला भी आपने ना, ये जो रो है इसको भी छोड़ देना। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम यूं लिखेंगे A22, ये बराबर है जी -1 की पावर 2 + 2। अब आपने ना ये देखना है कि ये जो कोनों के ऊपर ना कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। तो इसको ऊपर से चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है जी। ये लिखा हुआ है 5114, 5114 लिखा हुआ है। इसको हम इधर लिख लेंगे 5 1, और फिर 1 और 4, ये फिर आ जाएगा -1 की पावर 4। और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो ये -1 की पावर 4 हो ना, तो वो +1 के बराबर होती है। और अंदर क्या लिखा हुआ है, 20 - 1 19, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा +19। तो इस तरह ना ये हमारे पास किसका आंसर आया, A22 का। तो ये ऊपर हम देखते हैं A22 का आंसर, ये देखें कितना लिखा हुआ है, 19 ही लिखा हुआ है। इसी तरह ना आपने ये तमाम की तमाम वैल्यूज निकाल लेनी है। फिर आपने क्या करना है, इस जगह पर पुट कर देनी है A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 और 33, इस तरह करके ये बन जाएगा। अच्छा, अब यहां से आपने क्या करना है, ए इनवर्स का जो फार्मूला है 1/A का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिख लेना है। ए का मॉड का ये आंसर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का ये सारा आंसर आ गया। अब इसको हम ना पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन जो हमने बनाई थी इस जगह पर, ये जो इक्वेशन है ना, ये इस जगह पर लिख ली। x बराबर है A 1B। तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखी, x किसके बराबर था, XYZ के, इधर लिख लिया। A 1 की यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है, ये लिख ली। फिर ये हमने ना b की वैल्यू जो है वो लिख ली। अब हमने ना इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके ऊपर आप यूं एरो लगा लें। एरो लगाने के बाद आपने रो को, यानी कि ये जो टेल है, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई किया। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आ जाएगा। फिर दरमियान वाली टर्म को दरमियान वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस होता है, फिर वो प्लस माइनस माइनस बन जाता है। फिर 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर दूसरी रो लें, फिर तीसरी, सेम इसी तरह ना ये इसके आंसर आ जाएंगे। फिर ये जो -1/22 है, इसको इसके नीचे भी डिवाइड करना है, इसके नीचे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। मसलन है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1/22 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये इसकी कटिंग होगी तो 1/11 आंसर आ जाएगा। फिर ये लिखा होगा जी +6 मल्टीप्लाई -1/22। अब ये प्लस माइनस माइनस आएगा। फिर इसको हम ना 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं, तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 11 टाइम्स 22 होता है। तो ये आ जाएगा -3/11। तो इस तरह ना इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 140 को डिवाइड करें तो वो 2 के टेबल पर फिर इसे डिवाइड करते जाएं तो ऊपर आ जाएगा 70 और नीचे आ जाएगा 11, और माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो ये हमारे पास ना आंसर आ गया किसका, XYZ का। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ ये आपने ना एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, जो कि ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। बाकी ये आसान ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ये सेम उसके साथ का क्वेश्चन है। पहले ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, फिर ये कह दिया जी AX बराबर B के है। फिर हम कहेंगे X बराबर है जी A 1B के। फिर हम कहेंगे जो A 1 है ये बराबर होता है जी 1/A का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने लिख लिया। अब ए का मॉड हमें निकालना आता है। इस जगह पर ये हम कहते हैं जी ए इस चीज के बराबर है। फिर ए का मॉड आपने सेम उसी मेथड से निकालना है। तो ए का मॉड कितना आ गया, 24। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का ये फार्मूला है कि A11 A12 A30, यानी कि ये नीचे को करते हैं, चलते हैं 11 12 13 21 22 23, क्योंकि इसका ना हमने वो लिया हुआ है, जो कह लें कि ट्रांसपोज लेके ना ये फाइनल आंसर लिखा हुआ है इसका ना। अब ये हमने ना A 11 A 12 A 13 है,
फिर 21 22 23 31 32 सेम इसी मेथड से ना निकालने होते हैं। तो ये अब मिसाल के तौर पे इसे सॉल्व करते हैं। 2 3 लिखा है, -1 की पावर 2 + 3, इसके दरमियान में ना प्लस लिखते हैं। बाकी ये नंबर आपने देख लेना कि ये नंबर कौन से बनते हैं। अब ये लिखा ना 23, तो ये 21 22 23 ये इस जगह पर बनेगी, ये वाली जगह बनेगी। आपने ये जो है रो भी छोड़ देनी है और ये कॉलम भी छोड़ देना। तो ये वाले जो नंबर होंगे ना, 4 नंबर, वो आपने इस जगह पर लिखने हैं। फिर इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने का ये तरीका होता है, ये जो डायगोनल वाली टर्म्स होती हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लिखते हैं। फिर ये जो दूसरी इस तरह वाली टर्म होती है ना, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में माइनस लगाते हैं। तो फिर वो माइनस माइनस ये प्लस बना होगा। तो इस तरह ये आपने ना तमाम वैल्यूज निकाल लेनी है। फिर उसके बाद ये ए इनवर्स का हमने आंसर लिख लिया। 1 / ए का मॉड, ए का मॉड कितना आया था 24। और ये एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई थी ना वो लगा ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये थी x = ए इनवर्स बी। तो इधर ये ए इनवर्स की वैल्यू लगाई, ये बी की वैल्यू लगाई। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना। तो इधर इन्होंने मल्टीप्लाई इसको किया होगा, ये मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये वो टेल ने टेल से मल्टीप्लाई होना, 55 आ जाएगा। ये दरमियान वाली टर्म, ये हेड वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये फिर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 74 56 22। अब सबके नीचे ना 24 डिवाइड कर दें, यानी कि यूं समझिए 74 मल्टीप्लाई 1 / 24, ये 74 / 24 बन जाता है। इसी तरह ये तमाम टर्म्स आ जाएंगी। अब अगर ये कैंसिल होती हैं, इन्हें कैंसिल कर दें। मसलन ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो रही है, तो इनको 2 के टेबल पर डिवाइड किया। तो इसको आपने 6 के टेबल पर डिवाइड किया और इसको 2 के टेबल पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से ये जो सबसे पहली टर्म है ये x का जवाब है, ये y का जवाब है और ये z का जवाब है। ये इस तरह ना आपने x y z की जो वैल्यूज हैं ना वो आपने लिख देनी है। अच्छा, इसी तरह इन्वर्जन मेथड का ये तीसरा सवाल है। ये जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस, इसके हमने कोफिशिएंट लिखे। इस जगह पर कुछ नहीं था, इधर 1 लगाया, इधर 1 लगाया। फिर ये हमने बना लिया। फिर यहाँ से बताया ये a के बराबर है, ये x के बराबर है, ये b के बराबर है। फिर हमने लिखा ax, ये b के बराबर है, x बराबर है a इनवर्स b। फिर हमने a इनवर्स निकालने के लिए हमने बताया कि a इनवर्स बराबर होता है 1 / a का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो उसके लिए पहले ए का मॉड निकालना और इसका आंसर कितना आ गया जी, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे या एडजॉइंट ए लिखेंगे। ए 11 12 13, ए 21 22 23, ए 31 32 33, ये लिख लिया। फिर उसी तरह ये आपने जो को फैक्टर वाला जो मेथड होता है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने ये 9 की 9 वैल्यूज जो है ना ये आपने मालूम कर लेनी। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी फिर इस जगह पर ना A11 बल्कि A11 A12 इधर है, A13 इधर है, फिर A21 22 23 31 32 33, ये वैल्यूज ना आपने इधर पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा। फिर ये फार्मूला लिखेंगे ए इनवर्स का, ये ए के मॉड की वैल्यू है, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब उसके बाद ये लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। फिर ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू लगाई और इस जगह पर b की वैल्यू लगाई, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। कोई एक चीज को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। मसलन 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर लिखा +1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर लिखा प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। तो 0 × 0 0, 1 × 1 1, और 2 × 3 6। तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब इस जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 7 होना चाहिए। ये लिखा है ना 0 1 और 6 ये वाली चीज, और ये क्या आ गया 7। इस तरह ने इन तमाम टर्म्स को ना आपने सॉल्व करते जाना है। तो ये हमारे पास ना फिर इसका आंसर आएगा, ये 7 है, इसने 1/4 से मल्टीप्लाई होना, ये 7/4 बन जाएगा। -46 को आपने ना 4 से 1/4 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के ऊपर कटिंग की, तो ये आ गया -23 / 2। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। इसी तरह ये z को आपने लिखना। तो फिर ये हमारे पास x y और z के आंसर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अगर इसके साथ का कोई और सवाल है। तो ये इस जगह पर ना मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इधर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ना पहले इक्वेशन सही तरीके से लिखी नहीं हुई हैं। इनको हम ना जरा थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, मसलन ये 2 है ना, आगे इसको 1/x लिख लेते हैं। फिर ये 3 है और इसको हम 1/y लिख लेंगे।
और ये 10 है, इसको हम 1/z लिख लेंगे। ये किसके बराबर है जी, 4 के। इसी तरह इन जो नेक्स्ट टर्म है ना वो लिखेंगे। तो फर्क क्या आएगा, इधर आएगा 1/x, 1/y, 1/z। तो ये जो तीन वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज को हमने इस जगह पर ना लिख लिया, बाकी उसी तरह ही इसने सॉल्व होना। अब इसके अंदर ये वाला थोड़े से ना चेंजिंग थी। अब हम क्या करेंगे, ये x है, ये a है, ये x है, और ये किसके बराबर है जी, b के बराबर है। ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स मालूम करेंगे। ए इनवर्स बराबर है 1/a का मॉड, फिर लिखेंगे एडजॉइंट ए। फिर यहाँ से ए का मॉड निकालेंगे, ए के मॉड का आंसर कितना आ गया जी, 1200, 1200 आ गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए 11 12 13 इधर लिखे, 21 22 23 इधर है, 31 32 33 इस जगह पर है। अब ये 9 की 9 वैल्यूज को ना फाइंड करेंगे। तो मेथड वही है कि ये जो चीज होती है इसके दरमियान प्लस करके लिखते हैं और इसको -1 की पावर लिखते हैं। बाकी ये A13, तो आपने 11 12 13 ये वाली जगह है, तो ये आपने रो भी छोड़नी है, ये कॉलम भी छोड़ने हैं, और ये वाले जो चार एलिमेंट्स होंगे उनको इधर लिखें। और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और फिर उसको -1 की पावर 5 जो होता है ना वो ये 4 है, 1 + 3 4 है। तो -1 की पावर 4 ना +1 के इक्वल होता है। तो उसको फिर अंदर वाली टर्म्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि 72 के साथ, तो वो +72 आ जाएगा। तो ये सेम ही काम है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। फिर ये हम फार्मूला लिखेंगे, इसमें ये ए इनवर्स की वैल्यू यानी कि निकालने के लिए ए मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखना है। तो यहाँ से ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और एक्स की जो वैल्यू ना 1/x, 1/y और 1/z, इस तरह करके लिखनी है। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, या एरो लगाएं और एक एरो इधर लगाएं। 75 ने मल्टीप्लाई होना 4 के साथ, फिर हमने लिखना प्लस। फिर 150 को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, फिर लिखना प्लस। फिर 75 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ। तो ये 75 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है जी, 300 आ जाता है। फिर 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, और ये कितना आ जाएगा, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, क्योंकि 150 150 300 300 300 600। तो ये ना 600 इसका आंसर आएगा। फिर इसी तरह निचलों को आपने सॉल्व करना है, ये 400 और 240 आ जाएगा। अच्छा, फिर इसको हमने ना 1200 से ना डिवाइड कर देना है, यानी कि ये तमाम वैल्यूज को 1200 से डिवाइड करना है। 600 / 1200, 2 0 इधर, 2 0 काट के, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये किसका आंसर है, 1/x का। तो 1/x बराबर है 1/2 के, तो इसका मतलब x किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो यहां से ना ये z नहीं, ये x 2 लिखा हुआ है, तो x 2 के बराबर आ गया, y 3 के बराबर आ गया, और z जो है वो 5 के बराबर आ गया। तो इस तरह इसका ना आंसर निकाला जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आसान ही था, इसके अंदर कोई बात पूछनी है तो बताएं, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। नहीं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो ये कह रहे हैं, इफ ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, 9 इसके ना एलिमेंट्स हैं। तो इसको उन्होंने लिखा हुआ है, कहते हैं फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करें। तो हमें पता है ए इनवर्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस के अंदर भी ए इनवर्स निकाला है। ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1/ए का मॉड, या डिटर्मिनेंट, और साथ लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको इस तरीके से ना लिख देते हैं, एडजॉइंट ए लिखें या एडजॉइंट ऑफ ए लिख लें, जैसे आप लिखना चाहें। तो उसके बाद कह रहे हैं सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ए जो मैट्रिक्स है ना उसे लिखते हैं। फिर उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, यानी कि यूं सीधी लाइंस आ जाएंगी। फिर इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ओपन करने से जवाब कितना आ गया, A62। फिर हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ए 11 12 13, ये नीचे की तरफ गिनती होती है, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ लिखे ना 11 12 13, फिर उसको ऊपर ना टी लिखना पड़ता है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद ये हमने ना ये 9 वैल्यूज जो है ना वो फाइंड करनी है, A11 A12 A13 21 22 23, फिर 31 32 और 33, ये सॉल्व करना ना आपको आता है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर ये वैल्यूज हम इधर पुट कर देंगे।
उसके बाद हमने क्या करना, ए इनवर्स का फार्मूला लिखना है। फिर ये ए जो मॉड है उसकी वैल्यू 62 थी वो लगाएंगे, और जॉइंट ए की ये भी हमने वैल्यू निकाली है, ये वाली इधर पुट कर देंगे। तो ये ए इनवर्स निकल आया। फिर ये 62 है, 62 को ना आपने सबके नीचे डिवाइड करना है। ये मसलन लिखा -3, इसको 62 पे डिवाइड कर दें। 9 है, इसको 62 पर डिवाइड कर दें। तो इस तरह ना ये तमाम टर्म्स को डिवाइड करें। ये हमने ना ए इनवर्स निकाल लिए, ये इसका आंसर है। अच्छा, दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं कि इसको भी सॉल्व करें। तो इसका भी आपने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, 3 4 1 2 -1 2 -3। फिर ये इसके अंदर वेरिएबल के एक्स वाई जेड, इसको यूं ऊपर से नीचे की तरफ लिख लें। फिर 14 4 और 0 इसको इधर लिख लिया। तो ये सेम वो पहले वाला ही काम है, सिर्फ हमने इसकी ना पहले ये फॉर्म बनानी है, फिर इसे सॉल्व करना है। ये कहेंगे ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। ए एक्स बराबर बी की और एक्स बराबर है ए इनवर्स बी। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ए का मान निकालेंगे जो 62 के बराबर आएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला लिखा। फिर ये तमाम वैल्यूज निकाली, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो ये को फैक्टर वाले मेथड से ये वैल्यूज निकाल लेंगे, ये हमारे पास ना एडजॉइंट ए का आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये ए के मॉड की वैल्यू आ गई, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हमने ना एक्स लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स बराबर था ए इनवर्स बी के। तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, बी की। और जो बड़ा एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर है। तो इधर हम ना लिख देंगे एक्स वाई और जेड। और ये 1/62 को बाहर ही लिखा रहने दें। इधर यूं एरो लगाएं, रो के साथ और कॉलम के साथ, टेल टेल के साथ, दरमियान वाली टर्म दरमियान वाली टर्म के साथ। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। मसलन -3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, फिर लिखना है प्लस। 26 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, फिर लिखना है प्लस। फिर आपने 19 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। तो 19 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 24। 4 लगा, 2 हासिल, 4 2 बार 8, 8 और 2 10। तो ये कितना बन गया 104। और 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो गया। 2 लगा, 1 कैरी, 3 1 ज़र 3 और एक 4, ये कितना आ गया जी 42। और ये साथ ये जो माइनस है ये आ गया। अब क्या करें, 104 में से 42 को माइनस कर दें, 4 में से 2 गए, 2 रह गए। 10 में से 4 निकाल लें, कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। तो 62 इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इस जगह पर 62 आया। 62 को फिर हमने क्या करना है, दोबारा 62 पर डिवाइड करना है। तो 62 डिवाइडेड बाय 62, तो फिर आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब एक्स का जवाब हमारे पास कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। इसी तरह आपने दूसरी रो और तीसरी रो को सॉल्व करना है। ये ऊपर देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो ये देखें, ये तीनों का जवाब 62 62 62 इस तरह आ जाएगा। ये फिर 1 1 1, तो x1 के बराबर, y1 के बराबर, और जो z है ना वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था ना इसने सॉल्व होना था। तो इसको मैं इधर से जरा रेज कर देता हूँ, क्योंकि इस जगह पर अभी हमने ना ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसको हमने ना सॉल्व कर लिया। अब ये इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ना इससे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहे हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। और आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो नीचे सिस्टम दिया गया ना उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, या उसका यानी कि आपने ये चेक करना है जो फॉलोइंग सिस्टम है क्या उसका क्या कोई सोल्यूशन नहीं है, या उसका यूनिक सोल्यूशन है, या उसका इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन है। यानी कि ये बातें आपने बतानी है। उसका जो जवाब आएगा ना उसको देख के हम बताएंगे क्या उसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। नंबर 2, क्या उसका कोई यूनिक सोल्यूशन है, क्या सिर्फ एक ही उसका कोई जवाब आता है या उसके ज्यादा भी जवाब आ सकते हैं। ये इन चीजों के बारे में हमने बताना है। तो इसको एक दफा हम सॉल्व करते हैं, तो आंसर को देख के फिर इन बातों की आपको समझ आएगी। तो ये हमने ना 3 इक्वेशंस लिखी हैं। तो इधर कुछ नहीं है, तो इधर 1 है, 1 2 -3 ये आ गया। फिर 3 इधर -y है, तो ये -1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 4y1 आ गया, और लैम्डा स्केयर -14 इधर आ जाएगा। एक्स वाई जेड इधर लिखेंगे, बाकी ये 4 2 लैम्डा प्लस 2 को इधर लिख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर ना हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे
जो हमने ना पहले भी इस्तेमाल किया था, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला, ये वाले नंबर इधर लिख लेंगे, फिर इधर तीन तीन नुक्ते लगाएंगे, 4 2 और लैम्डा जमा 2 इस जगह पर लिख लेंगे। अब इसके ऊपर हम वो रो ऑपरेशन करेंगे। तो ये चीज पहले ही वन है, ये ठीक है। अब इसके नीचे वाली टर्म्स को हमने जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, ये दूसरी रो है, तो इधर लिखेंगे R2, और ये 3 लिखा होना, तो इधर फिर हमें -3R1 करना पड़ेगा, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। ये तीसरी रो है, और इधर क्या लिखा हुआ है 4, तो इधर -4R1 करना पड़ेगा, जिस तरह ये किया। तो ये फिर ना चेंज होते जाएंगे। अब ये तो जीरो जीरो हो गए, लेकिन ये अगले नंबर भी ना तब्दील हो जाते हैं। कोई एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, मसलन इस चीज को मैं सॉल्व करता हूँ। ये R3 है, R3 क्या लिखा हुआ है, 4 1 लैम्डा स्केयर -14 और लैम्डा +2 ये लिखा हुआ है। फिर हमने ना जो ऊपर वाली टर्म है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगी। जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। और फिर हमने अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब उसके हमने साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने से ये चीज़ जीरो हो गई। तो -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आ जाएगा लैम्डा स्केयर -2, और ये आ जाएगा जी लैम्डा -14। तो ये देखें, लैम्डा -14, लैम्डा स्केयर -2 -7 और जीरो, ये तमाम की तमाम ना वही टर्म्स हैं। तो इस तरह ना इन्हें सॉल्व करते हैं। ये जो इससे नेक्स्ट होते हैं ना, ये आपने रफ अमल के अंदर जो है ना काम करना होता है, रफ वर्क के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये चीज तो वन बन गई। अगला जो हमारा टारगेट होता है ना, इस चीज को वन बनाना होता है। तो इसको हम किस तरीके से वन बनाएंगे, इसको हम ना -1/7 से ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है, वन के नीचे वाली जो टर्म है ना, इसको हमने जीरो बनाना है। तो ये पहले ही जीरो है, तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये पहले से ही जीरो है। तो द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। अब हम कहेंगे जो सिस्टम है ना, उसका सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। उसकी क्या वजह है, ये इन्होंने इधर बताया। वो ये कह रहे हैं जो रैंक ऑफ ए है, जो ए मैट्रिक्स है, उसकी जो रैंक है वो नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ए बी की रैंक के वो इक्वल नहीं है। अच्छा, ये इसकी ना एक कंडीशन होती है, अगर ये दोनों चीजें इक्वल ना हो, अगर ये दोनों चीजें इक्वल ना हो, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, जो रैंक है ए बी की, ए बी क्या चीज है, ये वाली जो हमने लिखी है ना, इसको हमने ए बी का नाम दिया हुआ है, ये सारी। तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है जी, 1 2 3, यानी कि इसको हम अगर सॉल्व करें तो कितनी टर्म में नॉन जीरो आ रहे हैं, यानी कि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो इसके जो रैंक है इस चीज का, वो कितना है जी, 3 है। तो उसके बाद ऊपर जो क्वेश्चन है, मसलन ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है, इसका जो रैंक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो वो भी सेम आना चाहिए, यानी कि वो इस जगह पर ना सेम नहीं आ रहा है। तो असल में होता ये है कि आप यूं समझें कि ये जो हमारे पास टर्म है ना, ये वाली टर्म, वो कहते हैं ये चीज किसके इक्वल है जी, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको वो बनाएं, जो एचनल फॉर्म होती है, तो इस जगह पर क्या आना चाहिए, इस जगह पर आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन इस जगह पर क्या है, जीरो है। क्योंकि इस जगह पर 1 आना चाहिए। अब वो कहते हैं ये चीज क्या है जी, जीरो के इक्वल है। अगर ये जीरो के इक्वल हो, यानी कि लैम्डा स्केयर -16 इक्वल टू जीरो इसको रखें, तो फिर लैम्डा का हमारे पास ना क्या जवाब आ रहा है। तो इसको अगर हम जीरो के इक्वल रख के देखते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा है उसका आंसर कितना आता है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर इस बात की ना समझ आ जाएगी। तो अभी परेशान नहीं होना, इसकी भी आपको समझ आ जाती है। तो ये -16 है, ये दूसरी तरफ जाकर +16 हो जाएगा। फिर इसका हम जब स्केयर रूट लेंगे 16 का, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, +-4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास द सिस्टम है द यूनिक सोल्यूशन, के सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होता है अगर ये जो चीज़ है ना, ये जीरो के इक्वल ना हो। सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं, वो उन्होंने पूछा था ना, क्या सिस्टम का कोई सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है। फिर उन्होंने पूछा था यूनिक सोल्यूशन है, ये उन्होंने बातें पूछी थी। या उन्होंने पूछा था मैनी सोल्यूशन है। तो ये हम कहते हैं अगर सिस्टम का कोई सोल्यूशन ना हो तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं। तो उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें, तो ये लैम्डा इधर -4 है, इसने दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाना, +4 हो जाना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको नॉट इक्वल टू जीरो
के बराबर इसको लिखकर अगर इस सॉल्व करें, एक बार हमने इसको जीरो के इक्वल लिखा और एक बार इसको हमने ना नॉन इक्वल टू जीरो लिखा, तो फिर हमारे पास जो लैम्डा है ना उसका भी आंसर कितना आया, +-4 आया। तो इसके अंदर आपने जो चीज़ करनी है ना, अगर मैं आपको मुख्तसर और आसान अल्फाज में बताऊं, तो आपने क्या करना, ये कंडीशन लिखनी है, ये ऊपर ये कंडीशन लिख के ना, ये मैं भी 1 मिनट आपको बताता हूँ। इधर से ये जरा जगह खाली कर लेना ताकि आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। आपने ये लाइन लिखनी है, द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। जब आप बात करेंगे ना नो सोल्यूशन का, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये चीज आई है ना, इसको आपने जीरो के इक्वल लिखना है, इस चीज को जीरो के इक्वल लिखना है, और इस चीज को जीरो के इक्वल नहीं लिखना। आपने कहना ये λ-4 ये जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाली चीज को आपने नॉट इक्वल टू जीरो लिख लेना है, और इस चीज को क्या करना है जी, इक्वल टू जीरो लिख लेना है। और साथ आपने कहना है जो रैंक ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है। ये उस सूरत में ये कंडीशन होती है। फिर आपने यहाँ से ना लैम्डा की जो वैल्यू है ना वो बता दीजिए, +-4 है। और जब हम बात करेंगे ना यूनिक सोल्यूशन की, किसकी बात करेंगे, द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन, फिर हम कहेंगे जो रैंक ऑफ ए है ये बराबर होती है रैंक ऑफ ए बी के। और फिर ये जो नंबर होता है, ये वाला नंबर, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये वाले नंबर को हम नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे, यहाँ से लैम्डा का ना ये वाला आंसर लिख देंगे। तो इसके अंदर ये ना पॉइंट याद रखने हैं। तो ये आपने ना पॉइंट जो है ना दो याद रखने हैं। ये वाली जो बातें, इसको मैं दूसरे कलर से जरा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, यानी कि एक ये वाली बात और एक ये वाली बात, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए और ये नो सोल्यूशन के लिए है। तो इसको इस तरह ना सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, शो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, फिर एक इक्वेशन ये दी हुई है, फिर उसके बाद एक इक्वेशन इन्होंने ये दी हुई है, इज इनकंसिस्टेंट इफ। फिर उन्होंने ना ये बताया हुआ है कि ये इनकंसिस्टेंट होती है जबकि जो गैमा है ये नॉट इक्वल टू क्या हो, 2α-2β। इस चीज के ये अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये इनकंसिस्टेंट होती है। अब ये इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये जिस टाइम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी। मसलन ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, इनको हमने ये मैट्रिक्स की जो फॉर्म है इसके अंदर चेंज किया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा जी, इसकी ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई, इसको हम ए बी कहते हैं, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जगह को हमने वन बनाना होता है। तो इसको वन बनाने के लिए पहले इसको इसमें से माइनस किया, तो ये वाली जगह वन बन गई। फिर हम क्या करेंगे, R1 और R2 को चेंज कर देंगे, R1 और R2 को। तो ये वाली रो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली रो क्या आएगी जी, नीचे आ जाएगी। इसको हम ना नीचे लिख लेंगे। अब ये जगह वन बन गई। अब के इसके नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनको जीरो बनाना है। ये दूसरी रो है, इधर लिखेंगे R2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो इधर -2 लिखेंगे R1। इसी तरह ये तीसरी रो को जीरो बनाना है, इधर लिखेंगे R2, ये -5 है तो इधर हम +5 लिखेंगे और R1। फिर ये सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ, ये जीरो जीरो आ जाएंगे। फिर ये जो -5 है, इसको हमने ना चेंज करना है, इसको वन बनाना है। लेकिन उससे पहले हम ऐसे करते हैं, इससे नीचे वाली जो टर्म है ना इसको जीरो बना लेते हैं। अगर इन दोनों को हमें ऐड करें, यानी कि R3 + R2 करें, तो ये वाली जगह ना जीरो बन सकती है। तो पहले उन्होंने क्या किया, इस जगह को जीरो बना लिया है, और उसके बाद ये वाली टर्म को वन बनाया है। इसके लिए उन्होंने -1/5 से ना इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये जगह क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। अब हुआ क्या, ये तीनों चीजें जीरो हो गई हैं, जीरो जीरो जीरो। तो जब ये तीनों टर्म्स जीरो हो गई हैं, इसका मतलब ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गैमा, जब तीनों की तीनों वैल्यूज ही जीरो हो गई हैं, तो फिर हम कहेंगे फॉर द सिस्टम टू बी इनकंसिस्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, द रैंक ऑफ ए, जो रैंक ऑफ ए है, मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ ए बी। ए बी की रैंक से वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देयर फोर, इस वजह से हम ये कह सकते हैं गैमा +3β -2α, ये चीज क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यानी कि ये जो इस जगह पर चीज लिखी हुई है ना, ये वाली चीज, इसको आपने कहना है ये चीज जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज को जिस तरह हम वो पिछले क्वेश्चन में भी किया था ना, एक चीज को हम जीरो के इक्वल रख लेते थे और एक चीज को हम क्या करते थे, जीरो के इक्वल नहीं रखते थे। तो ये आपने ना कंडीशन बतानी है कि अगर ये
इनकंसिस्टेंट हो तो फिर ये जो हमारे पास नंबर है ये तो जीरो 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 हो गए, लेकिन ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे ये क्या जी, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से गैमा को इधर रहने दें, बाकी दोनों टर्म्स को ना दूसरी तरफ ले जाएं, ये हमारे पास वो कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो गई है जो उन्होंने क्वेश्चन में कही थी जी, प्रूव करें। तो इधर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा था कि इसको क्या करें जी, प्रूव करें। तो इस तरह ना इसको हमने प्रूव करना होता है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर वो कह रहे हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है या 3 बाई 3 है, इनकोड एंड डिकोड द फॉलोइंग वर्ड, इन जो वर्ड्स को ना इनकोड करें और डिकोड करें। तो इसके ये जो क्वेश्चन है ना ये जरा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसने ना ये अभी कंप्लीट नहीं होना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ रह गए 2 मिनट, तो 2 मिनट में ना ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे क्योंकि ये फिर कंप्लीट होना नहीं है। तो ये ज़रा क्वेश्चन क्या है जी, बड़ा है। तो ये वाला मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन रह गया, फिर ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन इसका ना रह गया, तो वो इस इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर ना इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये देखें ये काफ़ी बड़ा जो है ना क्वेश्चन है। तो ये कह लें कि 5-6 पेजेस के ऊपर है। तो ये इस तरह ना हमारी 2.6 कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन इसका रह गया उसे भी कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास ना रिव्यू एक्सरसाइज है, फिर रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ना तो आपने राब्ता कर लेना है, तो फिर मैं आपको ना समझा दूंगा। तो इनकी कोई समझ आ गई है इन क्वेश्चंस की? थोड़े जी। से ये मुश्किल ही है, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं ना तो वो ग्रामर वाला है या इन्वर्जन मेथड वाला है, ठीक है, इनका ज्यादा चांस होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, इनकी आपने ना अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो होता है ना इन्वर्जन मेथड, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ये A11 A12 ये निकालने होते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, ये लेंथी हो जाता है। तो इस वजह से ना ये कम आता है क्वेश्चन। ग्रामर वाला जरा आसान है क्योंकि बार बार उनके डिटर्मिनेंट लेने होते हैं, इस वजह से ना वो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में दे देते हैं। तो ये आपने ना इन दोनों क्वेश्चंस की ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इनमें से ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम ख़त्म हो गया इसका, और बाकी ठीक। जो है ना इंशाल्लाह मंडे वाले दिन ना कर लेंगे। ठीक है। जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।